नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और आज हम बात करने वाले हैं द्वैध शासन प्रणाली, जो कि बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई थी। मुख्य रूप से कहा जाए तो क्लाइव ने इसे बंगाल में लगाया था। ठीक, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो द्वैध शासन जो है उसका अर्थ समझना चाहिए। तो द्वैध शासन कहने का मतलब है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डायरकी। तो द्वैध शासन का मतलब है कि जहां पर शासन जो है दो स्तरों पर हमको बटा हुआ दिखाई दे। दो स्तरों पर हमको क्या दिखाई दे, बटा हुआ दिखाई दे, तो उसको हम कहेंगे द्वैध शासन। जहां पर एक ओर तो अधिकार हो और दूसरी ओर जो है उत्तरदायित्व। मतलब यदि किसी के पास अधिकार है लेकिन यहां पर उत्तरदायित्व का क्या है, अभाव है। दूसरी ओर उत्तरदायित्व तो है लेकिन इसके पास क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। इसके पास क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। जैसे ये ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि आपके पास, आप जनता हो भारत की, लेकिन भारत की नियम बनाने का क्या नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। लेकिन आपको नियमों के प्रति क्या रहना पड़ेगा, उत्तरदायी रहना पड़ेगा। नियम का प्रभाव आप पर पड़ेगा। दूसरी ओर यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपके पास अधिकार नहीं है लेकिन नियमों के प्रति आपकी उत्तरदायित्व है। दूसरी ओर यदि हम मान लेते हैं कि हाँ निरंकुश राजा यदि बैठते, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि मान लेते हैं कि उसके पास अधिकार है और वो जनता के प्रति कोई जवाबदेहिता नहीं रखता और मनमानी ढंग से क्या करता, काम करता। तो ऐसी व्यवस्था हमको जहां पे दिखाई देती है, या जहां पर हमको दो स्तरों में जो है शासन जो है बटा हुआ, या प्रशासन जो है हमको बटा हुआ दिखाई देता है, तो उसको हम कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। इस द्वैध शासन प्रणाली का जो जनक माना जाता है, जनक जिसको कहा जाता है, ये है लियोनस कार्टिस को माना जाता है। तो कहीं पे यदि पूछा जाए कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, यहाँ पे आएगा लियोनस कार्टिस को माना जाता है। हालांकि बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया, तो बंगाल में द्वैध शासन लगाते हैं कौन, क्लाइव के द्वारा लगाया जाता है 1765 में। 1765 में हमने देखा है कि इलाहाबाद की संधि भी होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, शासन जो बंगाल में चल रहा था उसको बांट दिया जाता है। ठीक, अब समझिए कि बंगाल में जब द्वैध शासन प्रणाली लगाई जाती है, या द्वैध शासन प्रणाली जब बंगाल में लगती है, तो वहां की स्थिति किस तरीके से होती है। तो ये बंगाल है, तो बंगाल में दो स्तरों पर हमने देखा था, एक फौजदारी मामला और दूसरा जो था दीवानी मामला। दीवानी मामला का मतलब है जहां राजस्व से संबंधित कार्य होते थे, ठीक है, मतलब जहां पे कर वाली चीजें जो है आ रही है, जिससे राज्य की खजाना भरा जाता था, वो दीवानी वाले कार्य, मतलब जहां से आय आ रही है, ठीक है, मेनली ये समझ लीजिए जहां से आय का स्रोत है, वो दीवानी मामलों के अंतर्गत था। दूसरी ओर फौजदारी मामले में क्या था कि वहां का प्रशासन देखना, दूसरा सैन्य चीजों को देखना, ठीक, और यहां पर प्रशासन देख रहे हैं, सैन्य चीजें देख रहे हैं, ठीक है, और कुछ क्षेत्र जिनका प्रशासन वो चला रहे हैं, साथ में अपना कर्तव्य या उत्तरदायित्व जहां पर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर समझ लीजिए कि इसमें से जो सैन्य मामला था, ठीक है, सैन्य मामला, या इसी को हम बोलते हैं निजामत के कार्य। ये निजामत के कार्य हमने देखा है कि इसको जो है सूबेदार, फौजदारी मामला हमने देखा था कि बंगाल में फौजदारी मामला जो होता था वो देखता था सूबेदार। तो इस सूबेदार से अंग्रेजों ने क्या किया, निजामत के कार्यों को अपने पास रखा। मतलब ये निजामत का कार्य, अब सैन्य कार्य जो था वो मेनली जो करता था, वो सेना को नियंत्रित करने का जो काम था, सेना किस तरीके से कार्य करेगी, वह भी किसके द्वारा किया जाने लगा, अब अंग्रेजों के द्वारा।
और जो फौजदारी मामले थे जिसमें प्रशासन था, जहां पर न्याय देने की बात हो रही थी, प्रशासन करना, उनको कैसे प्रशासित करना है किसी भी चीजों को, वो जो है वो नवाब के द्वारा किया जा रहा था। तो नवाब के पास क्या था? अधिकार नहीं थे, अधिकार नहीं थे, क्या था? उत्तरदायित्व था, उत्तरदायित्व था। ठीक है। और अंग्रेजों के पास अधिकार थे कि वह किसी को भी नवाब का अधिकार दे सकता था। सॉरी, यहाँ पे नवाब इसमें मामला दे दिया नवाब को, लेकिन इसके पहले हमने देखा कि वो मामला कौन संभालता था? सूबेदार। लेकिन इस नवाब के भीतर हम देखेंगे कि नायाब सूबेदारों की नियुक्ति अंग्रेजों ने की। ठीक, तो अंग्रेज जो थे उनके पास अधिकार थे, उत्तरदायित्व का अभाव था, उत्तरदायित्व का क्या था? अभाव था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बंगाल जो है वहां पर फौजदारी और दीवानी मामला जो है वो अलग अलग हो गया है। ठीक, इन चीजों को, इसी व्यवस्था को बंगाल में कहा गया द्वैध शासन। और द्वैध शासन के साथ वहां पर फौजदारी और दीवानी मामलों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो ये बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था रही, और इसको लगाने का जो श्रेय है बंगाल में उसको दिया जाता है क्लाइव को, जो कि 1765 में बंगाल में क्या करता है? द्वैध शासन को लगाता है। तो बात आती है कि क्या ऐसे कारण रहे जिनमें अंग्रेजों को द्वैध शासन जो है बंगाल में लगाना आवश्यक हो गया? क्या कोई ऐसी भूमिका थी या क्या कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से बंगाल में अंग्रेजों को द्वैध शासन प्रणाली से शासन करना पड़ा? वो अपना शासन खुद क्यों नहीं संभाल सकते थे? तो इसके पीछे जो है कई कारण हैं। ठीक, तो कारणों की यदि बात की जाए कि द्वैध शासन व्यवस्था वहां पर क्यों नहीं लगाई गई, तो द्वैध शासन व्यवस्था न लगाने का कारण था, पहला यदि हम समझे तो यदि मतलब लोगों का असंतोष या लोगों का असंतोष, जैसे को बोल सकते हैं जन असंतोष। एक तो जन असंतोष कहने का मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि बंगाल में जो है वो शासन करता था नवाब। बंगाल में शासन कौन करता था? नवाब करता था। अब यदि नवाब की जगह पर डायरेक्टली मतलब नवाब को हटा करके अंग्रेज क्या कर लेते? शासन यहां पर कर लेते, डायरेक्टली नवाब को हटा करके, तो अंग्रेज क्या होती कि मतलब जो बंगाल की जनता थी वो कहते हैं कि हमारे नवाब को इन्होंने कूटनीतिक तरीके से हटाया है, और अंग्रेजों के खिलाफ ही क्या हो जाता? विद्रोह हो जाते या विरोध होता इनका। और चूंकि अंग्रेज जो है यहाँ पर, ठीक, अंग्रेज यहाँ पर कम मात्रा में व्यापारिक कंपनी बन करके आई है, तो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी ये कंपनी, लेकिन अब इनको प्रशासन का कार्य भी देखना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, प्रशासन का कार्य हम देते हैं नवाब को और हम व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यहाँ से सिर्फ राजस्व मामले के द्वारा हम क्या करेंगे? आय का संग्रहण करेंगे। इस वजह से उन्होंने कहा कि लोगों का असंतोष ना हम पर पड़ जाए। दूसरा, जब अंग्रेजी कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई है तो वह कुछ लोगों को लेकर के आई है, जिसमें कुछ लोग ही हैं जो प्रशासन के करने के लिए क्या है? तैयार है। तो इसमें अंग्रेजों के पास अधिकारी और कर्मचारी जो थे, अधिकारी व कर्मचारी जो थे, इनकी कमी थी। मतलब प्रशासन के कार्यों को चलाने के लिए हमको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लगेंगे? अधिकारी व कर्मचारी लगेंगे। तो अधिकारी और कर्मचारियों की क्या थी? यहाँ पर अंग्रेजों के पास कमी थी। ठीक है। और तीसरी चीज यदि हम इनमें बात करें तो हम देख सकते हैं कि यदि देखिए कि यदि ब्रिटेन के संसद से, उनको देखा था कि ब्रिटेन के संसद से जो है अंग्रेजों को व्यापार करने की जो है अनुमति मिली थी। अब यदि इन के द्वारा जो शासन यहाँ पर चलाया जा रहा है, प्रशासन जो चलाया जा रहा है, इसकी अनुमति अभी नहीं दी गई है। और यदि अंग्रेजों को मतलब जो ब्रिटेन है वहां की संसद में
यदि ये पता चल जाए कि यहाँ पर अब जो है अंग्रेजों का जो कंपनी है व्यापार करने आई थी उसका कुछ क्षेत्रों पर अधिकार हो गया है, तो वहां की संसद कोई नियम बना देगी, कोई कानून बना देगी और जो व्यापारिक कार्य थे उसके अलावा वहां पर प्रशासन भी अब अंग्रेजों को करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे ब्रिटेन की संसद के नियंत्रण में आ जाती कौन सी क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र। और ऐसा हम बाद में देखेंगे भी कि बंगाल पर जो है संसद, ब्रिटेन की संसद एक नियम भी लेकर आएगी और प्रशासन को वहां की नियंत्रित करेगी। चौथी चीज हम यहां पर कह सकते हैं कि प्रशासनिक कठिनाई, प्रशासनिक जो कठिनाइयां जो यहाँ पर रही प्रशासनिक कठिनाइयां, उनसे बचने के लिए, प्रशासनिक कठिनाइयां कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि प्रशासन, जो भारत का प्रशासन है, ठीक है, उसको चलाने का जो समझ है, जो तर्क चाहिए, जो समझ चाहिए, वो अभी अंग्रेजों के पास उतनी नहीं है, क्योंकि वो व्यापार करने के उद्देश्य से आई है। तो अभी भारतीयों की समझ उनको उतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उनको प्रशासन करने में कठिनाई हो सकती थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अंग्रेज जो यहाँ पर आए, उनको ना तो भारतीय भाषाओं का क्या था, ज्ञान था, उनको सिर्फ अंग्रेजी आती थी, और इस वजह से हम देखते हैं कि उनको प्रशासनिक कठिनाइयां होती प्रशासन करने में, प्रशासन को वहां के चलाने में। तो ये ऐसे 3-4 कारण थे जिनकी वजह से वहां पर अंग्रेजों ने क्या लगाया, द्वैध शासन व्यवस्था को लगाया। इसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल में यदि द्वैध शासन व्यवस्था लगाई गई तो इसके परिणाम या प्रभाव क्या पड़े, परिणाम या प्रभाव क्या पड़े। तो पहला प्रभाव तो जो सीधे सीधे हमको दिखाई देता है, नवाब पर जो प्रभाव पड़ा वो देखते हैं कि अंग्रेजों ने कहा कि नवाब को, यदि हम नवाब अब फिर से बैठा रहे हैं, उसको कुछ शर्त लगाएंगे, क्योंकि नवाब के हिसाब से शासन तो अब चलेगा नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो इन्होंने कहा कि जो नवाब है उनकी सहायता के लिए हम क्या करेंगे, एक नायाब सूबेदार की हम लोग क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, और इसकी सहायता से जो है वो वहां का शासन और प्रशासन चलाएंगे। लेकिन इन नायाब और नवाब और नायाब सूबेदार, इन पर कंट्रोल जो होगा वो कंपनी का होगा या अंग्रेजों का होगा, अंग्रेजों का होगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि वह जो है सूबेदार जो था वहां का, उन सूबेदारों से एक संधि होती है 20 फरवरी सन 1765 को वहां के सूबेदार और अंग्रेजी कंपनी के बीच संधि होती है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि जो नवाब है, ठीक है, सूबेदार या नवाबों के बीच जो होती है संधि होती है, और इस संधि के तहत कहा जाता है कि वहां अब जो है जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी नवाब के द्वारा, तो जो सेना है, इस सेना का अधिकांश हिस्सा, मान लेते हैं कि यदि सेना 100% है तो सेना का अधिकांश हिस्सा, मान लेते हैं कि 90 से 95% हिस्सा जो है उस सेना की अंग्रेज मतलब नवाब को क्या करनी पड़ेगी, भंग करनी पड़ेगी, और ये सैन्य जितनी भी कार्यवाहियां होंगी वो अंग्रेज करेंगे। मतलब सेना का जो कार्य है वो अंग्रेज करेंगे, हालांकि सेना यही होगी लेकिन वो नवाब के कंट्रोल में नहीं होगी। और इसमें जो सेना का प्रमुख या नायाब सूबेदार की जो नियुक्ति अंग्रेज कर रहे हैं, इनको तभी हटाया जा सकता है जब अंग्रेज इस पर क्या दे, सहमति दे, और अंग्रेजों की सहमति से ही इनको बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों की सहमति से इनको बनाया जाएगा। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि नायाब निजामत और नायाब दीवानी काम को करने के लिए अंग्रेज जो है यहां पर एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जिसका नाम होता है मोहम्मद सिताब राय, ठीक है। यहां सॉरी मोहम्मद सिताब राय नहीं है, मोहम्मद रजा खान है, मोहम्मद रजा खान की नियुक्ति करते हैं। तो नायाब निजामत और नायाब दीवान के रूप में वो किसकी नियुक्ति करते हैं, मोहम्मद रजा खान की। और ये नायाब, यहाँ पर निजामत शब्द का अर्थ है सैन्य कार्यवाही से,
या सैन्य कार्यवाही से जुड़े हुए मामले जो है वो निजामत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इन्होंने नायाब सूबेदारों के तौर पर जो नियुक्तियां की या नायाब सूबेदार के तौर पर, तो हमने देखा है कि जो बंगाल था, ठीक, इस बंगाल में 3 क्षेत्र हमने बांटे थे। एक था बिहार और दूसरी ओर क्या था, उड़ीसा। यहां पर था उड़ीसा, यह था बंगाल और बिहार। तो हमने देखा कि बिहार में तो जो है मोहम्मद रजा खां, यहां पर क्या कर देंगे, बंगाल में मोहम्मद रजा खां की नियुक्ति हुई नायाब सूबेदार के तौर पर। ठीक, उड़ीसा में हमने यहां पर नियुक्ति कर दी किसकी, राय दुर्लभ की। उड़ीसा में किसकी नियुक्ति हुई, राय दुर्लभ की। और बिहार में जो नियुक्ति हुई इसका नाम था सिताब राय। तो बिहार में नियुक्ति हुई नायाब सूबेदार के तौर पर सिताब राय की, बंगाल में मोहम्मद रजा खां, उड़ीसा में राय दुर्लभ। और जो संधि हुई थी वो हुई थी 20 फरवरी 1765, जिसके तहत कहा गया कि अब जो है नायाब सूबेदार हो या जो नवाब है वो अपनी सेना का अधिकांश भाग अब किसको भंग कर देगी और उसका जो दायित्व है वो अंग्रेजों के पास होगा। अंग्रेज उस सेना को किस तरीके से कार्य करवाएगी वो अंग्रेज समझेगी। ठीक, और सेना का जो कुछ हिस्सा है, मतलब सोने का 5% जो भी होगा वो नवाब के पास रहेगा। लेकिन इन सारी चीजों का जो यहाँ पर नायाब सूबेदार की नियुक्ति है, सूबेदारों की नियुक्ति है, तो वो अंग्रेजों की सहायता से या अंग्रेजों के द्वारा ही किया जाएगा। अंग्रेजों के बिना कुछ कहे उनको हटाया नहीं जा सकता। तो एक तरीके से यह था कि अंग्रेज जो है वहां पर हेड के रूप में बैठे हुए हैं, सामने जनता के दिखाने के लिए कौन है, नवाब है। अब इसके बाद ये तो प्रभाव हो गया कि नवाब और सूबेदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि हम इसकी बात करें कि अब जो है जो नवाब के बाद यहाँ पर जनता है कहाँ की, बंगाल की, उन पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। तो हमने देखा है कि यहाँ पर हमने कहा कि बंगाल में जो दीवानी अधिकार है, दीवानी अधिकार वो दे दिए गए हैं किसको, अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को जब ये अधिकार दे दिए गए हैं तो राजस्व, दीवानी अधिकार का मतलब है राजस्व। तो अंग्रेज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व आए, तो इन्होंने कर की दर बढ़ा दी, कर की दर बढ़ा दी, टैक्स ज्यादा वसूलने लगे। दूसरी ओर यहां पर अब इनको व्यापार में कर मुक्त व्यापार मिल गया क्योंकि अब उनका शासन है। तो इन्होंने अन्य व्यापारियों पर क्या लगाया, टैक्स ज्यादा लगा दिया। तो वहां का जो व्यापार है उसकी स्थिति अब क्या हो गई, डामाडोल। कि मतलब कहने का है कि अंग्रेज ही वहां के सर्वे सर्वा हो गए हैं। ठीक है, कर की दर बढ़ा दिए जाने से अब वहां के जो किसान थे, कृषि कार्य जो करते थे, उन पर अब लगान का बोझ क्या आने लगा, ज्यादा आने लग गया। अब उनको टैक्स ज्यादा पटाना पड़ रहा है। तो इस वजह से यहां पर देखेंगे कि जब लगान ज्यादा स्थिति आती है तो यहाँ पर अकाल की स्थिति निर्मित हो जाती है। और ये अकाल स्थिति होती है 1770 में। और इसको याद रखेंगे कि इस अकाल के समय जो बंगाल का गवर्नर था वो कर्टियर था, कर्टियर नाम याद रखेंगे। 1770 के टाइम पर बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बन गई, इस वजह से, इस द्वैध शासन व्यवस्था की वजह से। ठीक, अब देखिए कि जैसे ही द्वैध शासन व्यवस्था लगी तो जनता पर हो गई। दूसरा ये हुआ कि जनता जो है अब अराजक हो गई, जनता जो है अब अराजक हो गई, तो अराजकता का माहौल बन गया। अब जैसे ही ये सारी चीजें लगेगी लगान, तो जनता उसका विरोध तो करेगी। और जनता ने यहाँ पर क्या किया, विरोध करना प्रारंभ किया। और इस वजह से वहां जो प्रशासन व्यवस्था थी उनमें अराजकता उत्पन्न हो गई। ठीक, इसके अलावा बाद में हम देखेंगे कि नवाब पर और भी प्रभाव पड़े। जैसे फौजदारी मामले अब नवाब के पास है, मतलब प्रशासन का खर्च कौन उठा रहा है, नवाब उठा रहा है। लेकिन खर्च जो है वो नवाब उठा रहा है, लेकिन जो आय हो रही है ये आय जा रहा है अंग्रेजों के पास। आय किसके पास जा रहा है, अंग्रेजों के पास जा रहा है।
तो खर्च क्या उठा रहे हैं, नवाब उठा रहे हैं और आय अंग्रेजों के पास जा रहा है। तो इस वजह से अब राजकीय खजाने में राजकीय खजाना क्या होने लगा, कमजोर पड़ने लगा। राजकीय खजाना क्या पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा। और जब राजकीय खजाना कमजोर पड़ रहा है मतलब नवाब की स्थिति क्या होगी, वो धीरे धीरे नीचे जाती जाएगी। ठीक, तीसरा परिणाम, तीसरा क्या है, चौथा जो कंपनी के ऊपर डायरेक्ट जो पड़ रहा है वो देखिए कि अब जो है कंपनी में भारत में जो अधिकारी हैं, भारत में कंपनी के जो अधिकारी हैं, ठीक है, इनमें अब भ्रष्टाचार की भावना आ गई है। भ्रष्टाचार की भावना क्यों, अब यहां से राजस्व जो है वो वसूल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राजस्व वसूल रहे हैं। अब ये राजस्व जो यहां से वसूल रहे हैं कि मान लीजिए कि इन्होंने वसूला कितना है, 15 लाख 20 लाख, तो इनमें से सिर्फ 5 लाख ही क्या हो रहा है, ब्रिटेन के पास जा रहा है, बाकी के 10 लाख जो है वो अपने व्यक्तिगत तौर पर ये यहां से बचा ले हैं। तो इस वजह से अब जो भारत में अधिकारीगण है कंपनी के, उसका जो आय का स्रोत है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब उसके अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं और कंपनी को लाभ ना होकर के व्यक्तिगत तौर पर उनके अधिकारियों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये वजह थी भारत में अधिकारियों की वजह से। तो वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि एक जो है वो नवाब पर डायरेक्ट पड़ रहा है, दूसरा जनता पर पड़ रहा है और तीसरा जो है कंपनी पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इसकी बात जब ब्रिटेन के संसद पर पहुंचती है या ब्रिटेन में जब पहुंचती है तो वहां के ब्रिटेन में एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम है जॉर्ज कार्नवाल। ये जॉर्ज कार्नवाल कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, उस व्यक्ति ने कहा, तो जॉर्ज कार्नवाल ने। ठीक, और भारत में के.एम. पडिक्कर, भारत में कौन, के.एम. पडिक्कर, इन्होंने कहा कि यह 1765 से 1772 तक बंगाल में डाकुओं का राज रहा, डाकुओं का राज रहा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हम पढ़कर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1765 से जो है अंग्रेज जो है भारत की जनता से सिर्फ राजस्व वसूल कर रही है और उनको डाकुओं की तरह लूट रही है। इसलिए के.एम. पडिक्कर ने कहा कि यह 1765 से लेकर के 1772 तक जो है ये सरकार जो थी या ये जो कार्य कर रहे थे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी उसको डाकुओं का राज की संज्ञा उन्होंने प्रदान की। दीजिए इसको अंतिम कह देंगे या इसको खत्म करने का श्रेय ये 1772 में ये जो है यहाँ पर खत्म करती है सरकार और जो द्वैध शासन व्यवस्था है उसको खत्म करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है वारेन हेस्टिंग को, वारेन हेस्टिंग को। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि 1772 में और 1772 तक जो कंपनी के अधिकारी हैं, कंपनी के अधिकारी या कंपनी के जो कर्मचारी हैं, ये कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी जो है भ्रष्ट हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, भ्रष्ट हो जा रहे हैं और कंपनी के साथ ज्यादातर मामलों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसी भ्रष्टाचार को रेगुलेट करने के लिए हम अधिनियमों में पढ़ते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका मतलब ये है कि जो जनता मतलब जो अधिकारी थे कंपनी के या कर्मचारी थे इन्हीं को ही रेगुलेट करने के लिए उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनको रेगुलेशन के दायरे में लाने के लिए ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो ये जो है बेसिकली द्वैध शासन का जो प्रभाव था जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी के अधिकारी जो है भ्रष्ट हो गए हैं
उन्हीं पर नियंत्रण कसने के लिए, उन्हीं पर नकेल कसने के लिए 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट को हम अधिनियम जब पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ लेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको जो है द्वैध शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।